नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। सियासी चाल भूचाल का ये जो कार्यक्रम है ये राजनीति को समर्पित है और जैसा कि आप जानते हैं हमारे राजऋषियों ने, हमारी परंपरा ने राजनीति को अर्थनीति भी कहा है और इसके ऊपर जो ग्रंथ लिखे हुए हैं वो अर्थशास्त्र कहलाते हैं। मैंने आपको मेरे हर एपिसोड में ये बात बताते जा रहा हूं कि राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य व्यवस्था चलाने की जो नीति है वो आपको हमेशा इफेक्ट करती है, घेरे रहती है। चाहे आप उसमें रुचि लें या न लें, राजनीति आप में हमेशा रुचि रखेगी, रुचि रहेगी, क्योंकि आप उसके एक सब्जेक्ट हैं। और सब्जेक्ट होने के नाते आपको यह पता होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द क्या माहौल है, किस तरह की राजनीति चल रही है, कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आपके लिए बनती हैं और आपको उनका पता नहीं है। हम यह भी प्रयास करेंगे वार्तिक टीवी के इस एंटरप्राइज के माध्यम से कि एक प्रोग्राम हम स्पेशली इस तरह का बनाएं जो आपको भारत सरकार की और राज्य सरकारों की योजनाओं के बारे में जानकारी दे सके, जिससे आपको किसी तरह के अंधेरे में न रखा जा सके और आप जागरूकता के साथ उन योजनाओं का जो आपके लिए बनती हैं, आपके लाभ के लिए बनती हैं, आपके कल्याण के लिए बनती हैं, उन योजनाओं का लाभ उठा सकें। और क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट में भी रहते हैं, हमारा स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो वेलफेयर स्टेट का है, इसलिए यह सरकारों का कर्तव्य है कि वो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाएं और लोगों को, जरूरतमंद लोगों को उन योजनाओं से लाभान्वित करें। तो ये इस तरह का कार्यक्रम भी हम लाएंगे, लेकिन ये जो कार्यक्रम हम लेकर आए हैं आपके लिए, सियासी चाल भूचाल, इसमें हम पॉलिटी को डिस्कस करते हैं, राजनीति को डिस्कस करते हैं और राजनीति के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनसे लगाकर जो एक पूरा का पूरा संजाल राजनीति का आपके इर्द गिर्द है उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। विभिन्न मुद्दों के ऊपर हम टिप्पणी करते हैं और इस टिप्पणी के लिए मेरे साथ हमेशा की तरह पूर्व कैबिनेट मंत्री और राजनीति में एक लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंह भी होते हैं। तो चलिए करते हैं हमारे इस प्रोग्राम के सूत्रधार चंद्रराज जी का स्वागत। चंद्रराज जी स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद सुभाष जी। तो वैसे तो सियासी चाल भूचाल के इस कार्यक्रम के सूत्रधार आप ही हैं, लेकिन मैं कार्यक्रम की प्रस्तावना कर देता हूं और प्रस्तावना में मैं जो सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए जो बात हम जानना चाहते हैं और जो आज का हमारा मुख्य बिंदु भी है कि जिस तरह से विपक्ष इस वक्त ये आरोप भी लगा रहा है और एक तरह का अपनी तरफ से विरोध भी प्रदर्शित कर रहा है कि देश में जिस तरह से महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं ये विपक्ष उठाता रहा है और आज भी वो चल रहे हैं। ऐसे में अभी जो त्योहारी सीजन चल रहा है, आपको क्या लगता है कि इन सब मुद्दों का क्या असर आम आदमी पर पड़ रहा है और क्या आम आदमी इस त्योहारी सीजन में किस तरह की एक भाव भंगिमा में है? छोटा जी बोलिए आप सुभाष जी। जी जहां तक महंगाई का सवाल है, 3 लाइन में सारी बात कह देता हूं। जेब खाली है, सर पे दिवाला है और बाजार में दिवाली है। पैसा है नहीं, खरीदने की ताकत है नहीं, थोड़ी बहुत परचेजिंग ऑनलाइन हो रही है, बाजार की रौनक झूठी है। जो लोग 100 रुपए का माल खरीदते थे वो 10 का खरीद रहे हैं। 100-150 रुपए कम में सब्जी नहीं आती एक दिन की, कुछ भी नहीं है, सारी अर्थव्यवस्था चौपट है। एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, अब यह उल्टा हो गया है, अंधेर नगरी पोपट राजा। कुछ है ही नहीं, कहां तक खरीदेंगे लोग? कर्जा लेके खरीद रहे हैं, सरकार लोगों को कर्जदार बना रही है और बाजार में नकली रौनक ला रही है। असली खरीदारी कहां है? किसके जेब में नोट पड़े हैं? क्या खरीद लेंगे? पेट भराई होती है। पहले लोग कहते ऑटोमोबाइल मार्केट में तेजी है, काय की तेजी है? पहले लोग 50 लाख की गाड़ी खरीदते थे, 5 लाख की खरीदते हैं तो संख्या बढ़ जाती है। बाजार में लोन लेके चीजें मिल जाती है, बाजार में पैसा मिल जाता है, सरकार लोन देती है, सरकार ने लोगों को कर्जदार बना दिया है, कर्जदार बनाकर रौनक आ रही है। इसके अलावा मुझे बताओ अपनी आमदनी कहाँ है, व्यापार कहाँ है, बाजार कहाँ है, बाजार में खरीदारी कहाँ है? व्यापारी रो रहे हैं और किसान रो रहे हैं, व्यापारी सो रहे हैं। अर्थव्यवस्था कहां से अच्छी होगी? पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है।
अब 115 के भाव पेट्रोल और डीजल 100 के भाव आ जाए तो क्या खरीदारी करोगे? किसको खोगे आप खरीदारी के बाजार में? रौनक असली है, रौनक नकली है। सरकार अर्थव्यवस्था के अंदर फेल हो चुकी है, अर्थव्यवस्था के अंदर फेल है। मोदी जी ने अपनी फेलियर अर्थव्यवस्था को अपनी सामरिक ताकत की अर्थव्यवस्था से कंपेंसेट करने का प्रयास किया है। न प्रांत को परवाह है, न केंद्र को परवाह है। मरता है व्यापारी, मरता है कंज्यूमर, मरता है खाने पीने वाले, मरते हैं खरीदार। सब कुछ बेकार का हो रहा है। बाजार की जो रौनक दिखती है ना आपको, ये कर्ज से ली हुई रौनक है, इसका लाभ नहीं है कोई। असल में क्या है कि पहले आदमी के जेब में अगर 100 रुपए होते थे तो उसके पीछे आत्मविश्वास 1000 रुपए का होता था कि आज 100 कल 1000 हो जाएंगे। अब उल्टा है, जिसके बाद 1000 है उसका आत्मविश्वास टूट के कहता है कि आने वाले समय 1000 का 100 ही रह जाएगा। इससे पूरी अर्थव्यवस्था चौपट होने के कारण ये सोनी दिवाली है। दिवाली में लोगों के दिल में खुशी नहीं है, लोगों के दिल में उत्साह नहीं है। आप देख लेना, धनतेरस के दिन की खरीद होगी, वो शकुन की खरीद है। हर आदमी चाहेगा कुछ न कुछ लूं, मगर इतना है क्या? वेयर इज द प्रोडक्शन, वेयर इज द कंजम्पशन, वेयर इज द रियल परचेज? सारे बाजार में रौनक इसलिए कम हो गई कि थोड़े बहुत है वो अमेजोन और ऑनलाइन के द्वारा खरीद लेते हैं। बाजार में भीड़ दिखती है, उस भीड़ के दिल में कुछ नहीं है। सबकी जेबों में हाथ डाल लेना, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। इसलिए इस अर्थव्यवस्था को बदलने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की सरकार पर है। कुछ ऐसा करना चाहिए कि बाजार में रौनक आ जाए, व्यापारी मुस्कुराने लगे, उसकी खरीद होने लगे। अब मैं तो कई बार जानता हूं, दिन भर बैठे रहते, ग्राहक ही नहीं आता है। होटलें तो खाली पड़ी है, 5% ऑक्यूपेंसी रह गई है। कुछ बड़े लोग खरीद लेते हैं तो एवरेज कंपेंसेशन मैथमेटिक्स में हो जाता है। आम जनता की खरीद क्या है? आम जनता क्या खरीद रही है? आम जनता की हैसियत क्या रह गई है? इसलिए मैं आपसे कहता हूं, ये दिवाली जो इस बार की दिवाली है, ये खाली जेब नाम की दिवाली है। जेब खाली है, किसान रो रहे हैं, व्यापारी सो रहे हैं, हर जगह उदासी है, हर जगह दुख है, हर जगह एक कमी महसूस हो रही है। और लगता ही नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं, लगता ही नहीं है कि आगे बढ़ रहे हैं, लगता ही नहीं है कि हमारे चेहरे पर रौनक आएगी। इस उदास दिवाली को मैं उदास दिवाली, निराश दिवाली और परेशान दिवाली की संज्ञा देते हुए शॉर्ट में आपको इससे ज्यादा क्या कहूं, आप ही बताइए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये यदि हम ये देखते हैं इस मामले में, पूरे मामले में, तो जो हंगर इंडेक्स का जो एक आंकड़ा आ रहा है, हो सकता है कि हंगर इंडेक्स बनाने वाली जो कंपनी है उसके प्रति सरकार का जो रुख है वो अलग हो सकता है। लेकिन नवंबर तक जिस तरह की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मुफ्त अनाज देने की योजना सरकार ने दी है, और नवंबर के बाद में क्या होगा फिर, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह का भोजन भारत में है उसको लेकर भी हंगर इंडेक्स में बहुत स्पेसिफिक मानदंड जो तय किए हैं, उसमें भारत में कुपोषण ऐसा है कि व्यक्ति को वो पूरी एनर्जी नहीं मिल पाती है, इस तरह का भोजन भी नहीं मिल रहा है। अब आप एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ यह है कि 100 करोड़ लोगों को नवंबर तक, तो ठीक है आपने ये जो पीडीएस स्कीम है इसमें आप दे सकते हैं, लेकिन नवंबर के बाद क्या होगा? 100 करोड़ जो लोग हैं उनको कहां तक आप पौष्टिक भोजन दे पाएंगे? ये बहुत बड़ी चुनौती भारत के सामने है। देखिए, जहां तक पौष्टिक भोजन का सवाल है, इस देश का मजबूत किसान सूखी रोटी और प्याज खा के पेट भर लेता है। जो सरकार आज बची हुई है ना, वो लोगों की सहन शक्ति के कारण बची हुई है, लोगों की बर्दाश्त के कारण बची हुई है। इस देश का नागरिक भूखा रह करके भी देश को गाली देना नहीं चाहता है। लक्षण तो इनके ऐसे हैं कि गालियों की बौछार सरकार पर होनी चाहिए। आपने कहा इंडेक्स, ये मैथमेटिक्स के आंकड़े मैं नहीं मानता हूं, मैं प्रैक्टिकल जमीन का आदमी हूं। मुझे मालूम है, मेरे परिवार में है, हम व्यापारी हैं, वैश्य हैं, जैन है, हमारी जाति समृद्ध है, जिसने हमारे परिवार के लोगों के सामने जीवन यापन की समस्या है। आप किसकी बात कर रहे हो? पहले जमाने के अंदर हर आदमी का रोजगार, जो रोजगार ही नहीं है, धंधा ही नहीं है, तो आप किसको दोष दोगे? सरकार ने क्या किया? कितने एम्प्लॉयमेंट दिए, कितने नौकरियां दी, कितनों को व्यापार दिया, कितनों को उद्योग दिए? जब कुछ किया ही नहीं तो भुखमरी तो आनी है। और भुखमरी की जिम्मेदारी से सरकार को मुक्त करना राजनीति पैतरा हो सकता है, असलियत नहीं हो सकती। मैं चाहता हूं कि ये सरकार तुरंत से तुरंत लोगों के अंदर आमदनी पैदा करने के साधन बनाए,
उत्पादन पैदा करने के साधन बनाए, व्यापार के साधन बढ़ाए, उद्योगों के साधन बढ़ाए। जब धन दौलत होगी तो अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। आज कोई है ही नहीं। आप बाजारों में जाइए, उद्योगों में जाइए, इंडस्ट्री एरिया में जाइए, आपको लगेगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, गोदाम खाली है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उत्पादन मिल है। इसलिए मैं आपको कह सकता हूं इस बार की ये दिवाली 100% फेलियर दिवाली है। ये बात है, लोग मुझसे पर ताव देना जानते हैं। मारवाड़ी में कहावत है, गाल लाल करना हो तो हाथ से चमक लगा के कर लो। वो स्थिति जरूर है, लेकिन कहीं भी हार्दिक प्रसन्नता नहीं है। लोग दिल खोल के खर्च नहीं सकते। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं हमारे दर्शकों को भी ये बता देता हूं कि जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, हो सकता है कि आंकड़ों का खेल हो, लेकिन जो प्रैक्टिकल, जैसे सिंघवी साहब ने बताया कि ग्राउंड पर जो दिख रहा है वो भी उसी तरह के हालात हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे देश हैं, उनमें जिस तरह के आंकड़े दिखाई देते हैं, आपके यहां से ज्यादा पोषण की सामग्री वहां के लोगों को मिल रही है। आप पूरे 119 या 120 देशों की जो इंडेक्स है उसमें 100वें नंबर पर भारत चल रहा है। और हमारे जो एफसीआई के गोडाउन्स हैं, भारत सरकार के जो गोडाउन्स हैं, उसमें अनाज बेशुमार भरा पड़ा है। हालत यह है कि 50,000 टन अनाज हमने अफगानिस्तान की भुखमरी को दूर करने के लिए देने का निश्चय किया है, जबकि हमारे यहां पर स्थितियां आपके सामने हैं। और ये तो बात है, प्रोडक्शन की शिकायत क्या है मेरे को? इस देश का किसान प्रोडक्शन करता है, तो मैं लास्ट इंटरव्यू में आपसे कहा था, या प्रोडक्शन की शिकायत नहीं है, या प्रोडक्शन की शिकायत होने के बावजूद लोगों में वितरण की समस्या है। यस, सरकार की योजना ही नहीं है कोई। 50,000 टन दे दिया। अरे इस देश के अंदर 125 करोड़ की आबादी है। मैं कहता हूं कितना महान देश है कि यहाँ का गरीब भूखा भर के भी मुझे पर ताव दिखे रहता है। यहाँ का गरीब आधा पेट भर के भी कहता है कि पेट भर गया मेरा। यहाँ का गरीब और किसान और मध्यम वर्ग कितना संतुष्ट रहता है बिना किसी उपलब्धि के। इसके लिए देश बधाई का पात्र है। सरकार तो नहीं है इसके लिए बधाई की पात्र। सरकार करे कुछ कि आम आदमी हो, एक नौकरी मांगे और 4 जगह खाली हो, एक उद्योग लगे और 4 प्रार्थी मौजूद हो, तब इकोनॉमिक बढ़ती है। इकोनॉमिक बढ़ाई थी आपके देखते देखते सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी और जापान ने कैसा इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन किया है, पूरा दुनिया देख रही है। ये मरा हुआ कम्युनिस्ट देश चीन आज उद्योगों में कहां पहुंच गया है? सरकारी नीति से होता है, सरकारी प्रोत्साहन से होता है। या तो कोई आदमी 5 पैसे कमाता है तो सरकारी कारिंदे जल के कहते हैं कि इसकी आमदनी घटनी चाहिए। कोई ऐसा कानून लाएंगे जो उद्योग बंद होना चाहिए। माइंस का बहुत बड़ा काम करता था, लाइमस्टोन का बहुत बड़ा काम करता था, तो क्या जब माइन की मिलेगी ऑक्सीजन से मिलेंगी। अरे इस प्रकार की पाबंदियां लगा करके, इस प्रकार के उल्टे कारनामे करके, उल्टे सीधे कानून बना करके, प्रोडक्शन और उत्पादन रोक लगा करके आप मुझे बताइए कहां से खुशहाली आई है? और दिवाली का मतलब ही खुशहाली है। ये दियों की दिवाली है, लक्ष्मी का पूजन होता है। अब लोग थोड़े दिनों बाद लक्ष्मी का पूजन करना बंद कर देंगे कि लक्ष्मी मिलेंगे, दिख नहीं रही है कहीं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारे को सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि सब कुछ होते हुए, सारे साधन होते हुए भी देश की जनता गरीब है और उसका पेट खाली है, उसकी जेब खाली है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये जो आपने बात उठाई है ईस्टर्न कंट्रीज की, जिसमें जापान और चाइना का आपने विशेषतः उल्लेख किया है, मैं एक हमारे दर्शकों को एक उदाहरण दे देता हूं इस मामले में कि कार्ल मार्क्स ने, जिसने कम्युनिज्म का जो जनक है, कार्ल मार्क्स ने यह कहा था कि ईस्टर्न कंट्रीज में कभी भी रिवॉल्यूशन नहीं हो सकता, कभी भी औद्योगिक क्रांति नहीं आ सकती, क्योंकि ये लोग गाय की पूजा करते हैं और इनका पुनर्जन्म में बिलीव है, तो इसलिए ये काम करना चाहते नहीं है। लेकिन जापान ने और चीन ने कार्ल मार्क्स के मुंह पर थप्पड़ मारा है, और जिस तरह का वहां पर नजारा दिख रहा है आज, कार्ल मार्क्स यदि जिंदा होता तो डूब के मर जाता। अरे कार्ल मार्क्स के कारण तो पूरा का पूरा जार परिवार मर गया। आप उल्टा तो लेनिन से लेके अब तक का इतिहास रूस का। यस। अब एक अली बाबा पैदा हो गया है चीन में। ऐसे 4 अली बाबा दुनिया में है क्या? चाइना ने जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस करी है, मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं। बंबई के अंदर एक अपना पुल बना था, बांद्रा से लेकर के और नरीमन पॉइंट के किनारे तक। उस पुल को बनाने में 20 साल लग गए। वहां पर शेंजोंग नाम का एक शहर बसा है। अरे ऐसे 20 महल तो 2 साल में बन गए, क्योंकि वहां का आदमी मेहनती भी और काम करना जानता है। सरकार काम लेना जानती है। या तो टेंडर में पैसे, वेंडर में पैसे, खरीद में पैसे, कंस्ट्रक्शन में पैसे, डिस्काउंट के डिस्काउंट।
भाई, और रिश्वत का जबरदस्त बोलबाला। आप भी करें तो क्या करें। इसलिए जब तक ये भ्रष्टाचार मिटेगा नहीं, जब तक हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार मिटेगा नहीं, जब तक गरीबी मिटेगी नहीं। भ्रष्टाचार और गरीबी ये पर्यायवाची हो गए हैं। आज बड़े दुख की बात है कि भारत जैसे समृद्ध देश के अंदर कहीं भी ऐसा माहौल नहीं है जहां लोग कह सके कि आने वाले 10 दिनों बाद, 10 साल बाद हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और हमारे बच्चे बड़े शान से पढ़ेंगे और शान से जिएंगे। अगली पीढ़ी का खौफ इस वक्त लोगों को खा रहा है, आने वाली संतान का खौफ इस वक्त लोगों को खा रहा है। तो कहाँ है संतोष। इसलिए मैं तो कहता हूं किसी हालत के अंदर इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन लाना चाहिए। अर्थार्थिक रिवॉल्यूशन के बिना राष्ट्रीय रिवॉल्यूशन होता नहीं है। अर्थशास्त्र की उन्नति के बिना राष्ट्र उन्नति करता नहीं है, और वो तब होता है जब देश की सारे नागरिकों को उसका लाभ मिले। इसी का प्रयास करना चाहिए और करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और मैं अगले सवाल की तरफ आऊं इससे पहले हमारे दर्शकों को एक निवेदन जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है वो जरूर मैं मेरी तरफ से भी बता देता हूं कि सांता क्लॉज का कोई विकल्प हमें भी लक्ष्मी के रूप में ढूंढ लेना चाहिए, और बच्चों को टॉफी और चॉकलेट जो है उनके तकिए के नीचे रख देना चाहिए, और कहना चाहिए कि रात को लक्ष्मी जी आई थी और उन्होंने रखा है। इससे हमारी सामाजिक जो बुनियाद है वो भी मजबूत होगी, और हमें भी ये जो वेस्टर्नाइज जो कल्चर है उससे एक हमारा तो पूर्वजों ने बहुत कमाल का काम किया हुआ है, लक्ष्मी के रूप में, धन को देने वाली देवी के रूप में ऐसा एक प्रतिमान हमारे सामने है, लेकिन हम भूलते जा रहे हैं। लेकिन एनीवे, मैं सिंघवी साहब से एक नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कुछ जानना चाहूंगा। कल जो सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले में जिस तरह से सरकार को घुड़की पिलाई है और 2 कमेटियां जांच के लिए गठित की हैं, इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी एक तरह की बात कही कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। ये राहुल गांधी का बयान, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से ये सरकार को कहा गया है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हर बार सरकार को छोड़ नहीं सकते और हमको मूल अधिकारों की और जनता की स्वतंत्रता का ध्यान रखना होगा। तो क्या लगता है आपको कि सरकार इस मामले में कहीं फंस सकती है? फंसने का सवाल ही नहीं है। सरकार तो जासूसों के सहारे अपने और अपने प्रतिद्वंदियों सबके ऊपर नजर रखती है। ये अमेरिका नहीं है। वाशिंगटन पोस्ट में 2.5 लाइन की न्यूज छपी थी जासूसी करने की। लिंकन को घर जाना पड़ गया था, उसको निक्सन को घर जाना पड़ गया था। उस पर यह किसको परवाह है कौन क्या कहता है, पूरी जासूसी होती है। आप पेगासस का नाम क्यों लेते हो? प्राइवेट लाइफ में जासूसी होती है। सरकारी अफसर जासूसी करते हैं, आईबी के अधिकारी जासूसी करते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायपूर्ण फैसले के सामने नतमस्तक हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान सुप्रीम कोर्ट को ऐसा साथ हमें तब बनाए रखने के लिए मजबूत रखे जो सरगाओं के ऊपर अंकुश लगा सके। अब यह सुरक्षा पर डाल लिया है, क्या इससे सुरक्षा का क्या लेना देना है? आप मेरी बात को टैप करें, सुरक्षा का क्या लेना देना है? आज सुभाष शर्मा की बात टैप, सुरक्षा का क्या लेना देना है? चंद लोग जो सुरक्षा के लिए खतरे हैं उनकी बात का तो टैप इजराइल कर सकता है। हर भारतीय को टैप कर लोगे आप, हर राजनीति को टैप कर लोगे। अगर यह सूचना का सिस्टम अगर पेगासस जैसी संस्था के हाथ में जाए और हमारे खाने पीने उठने बैठने की बात चली जाए, कल तो हमारे बेडरूम की वो फोटोग्राफी कर लेंगे। बड़ा दुख की बात है, ये बहुत गलत है। न्यायालय ने शानदार फैसला किया है। कांग्रेस की बात वाजिब थी, कांग्रेस इसमें जीती है। भाजपा को सबक लेना चाहिए, मोदी जी को सीखना चाहिए कि जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब देख रही है, जनता सब सुन रही है। ये आपका पहला कर्तव्य है कि जनता को कहो दिल खुद से बात करो, वार्तालाप करो, व्यापार करो, मिलो जुलो, सब कुछ करो। इसकी कोई जासूसी नहीं होगी। अगर आज आप तो भारत में जासूसी कर रहे हो और भारत के लोगों की विदेश में जासूसी हो रही है, कल मान लीजिए पाकिस्तान के पास भारतीय आर्मी के अधिकारियों की जासूसी पेगासस वाले सिस्टम से पहुंच गई, तब आपकी सुरक्षा का क्या होगा? सुरक्षा है तो आप सुरक्षा उससे करो तो दुश्मन है जो सेहत के प्रति वफादार नहीं है, जो देश के प्रति गद्दार है, जिनको देशभक्ति में शक है। आप हर देशभक्त को भी उसी श्रेणी में ले रहे हो। पेगासस को कह दिया, उनका तो धंधा है, उनका तो कई राष्ट्रों ने पेगासस को पैसे दिए। इसलिए मैं कहता हूं ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का नागरिक अभिनंदन होना चाहिए। हर देश के नागरिक को सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय की चित्र बना करके अभिनंदन करना चाहिए। इसे शानदार फैसला है। इसमें कौन मरता है, कौन बचता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, ये विषय हमारे जैसे लोगों का नहीं है।
हम तो जानते हैं बहुत बढ़िया फैसला हुआ। अब कमेटी बन गई है, टेक्निकल कमेटी अलग बनी है, न्यायिक कमेटी अलग बनी है, दूध का दानी आएगा, बाकी होता कुछ नहीं है। अरे साहब, इस देश की हमारी उन्होंने तो हमारी सुरक्षा में साइन कर ली, और हम स्विट्जरलैंड से अभी तक लिस्ट भी नहीं मंगा पाए कि हमारे देशों का पैसा कहाँ जमा है। कितने शर्म की बात है। आप अपनी फेलियर को दूसरे की फेलियर से नहीं छिपा सकते। पेगासस का तो धंधा है, उसका क्यों शर्म आई है? वो तो करता है, उसके एक क्लिक के ऊपर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की सारी गतिविधि उस तक पहुंच जाती है। और आपके पास हिंदुस्तान के चंद चने में बदमाशों की स्विट्जरलैंड की गतिविधि हजारों क्लिक के बाद भी नहीं पहुंचती है। क्या शर्म की बात नहीं है? बोलिए आप। इसलिए मैं कहता हूं जो फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने, कमाल का फैसला है। हिंदुस्तान में ऐसी स्ट्रांग न्याय प्रणाली हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाएगी, वरना राजनीति तो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं और करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। ठीक कहा आपने, और ये बात कहीं ना कहीं अब लग भी रही है, और आपने भी इशारा भी किया है कि ये जो रेड टेपिज्म है ये भी मौजूदा सरकार के डिस्पेंसेशन में बड़ा है, और फाइलों में जिस तरह की फॉर्मेलिटीज चाह रही है सरकार, ठीक है, डिजिटलाइज करना एक अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से उलझाया जा रहा है लोगों को वो ठीक नहीं है, और उसी से मेरे ख्याल से बाजार के हालात भी खराब है। तो अब मैं आपसे जो मेरी तरफ से एक लास्ट सवाल है, और वो ये है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंक अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में हमारे गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर वहां गए थे। आपको क्या लगता है गृह मंत्री के इस दौरे से वहां पर जो आतंक का जो काला साया वापस से अपने पैर जमा रहा है उस पर कोई असर पड़ेगा? क्या लगता है? देखिए, अमित शाह जी ने वहां से अपने बुलेट प्रूफ कार को हटा करके अपने हिम्मत का तो परिचय दिया। वो देखने क्या गए थे? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, ऐसी क्या चीज है जो यहां बैठे हम और आप नहीं देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कश्मीर में आतंकवादी बढ़ रहे हैं, रोज निर्दोषों की हत्या हो रही है, सशस्त्र बलों पर हमले हो रहे हैं। क्या वो नहीं देख रहे हैं? वहां जाके देख रहा था क्या उनको? वो तो दिल्ली बैठे भी देख सकते थे, रिपोर्ट ले सकते थे। हमारे सिपाही मर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमारे नागरिक मर रहे हैं, हम देख रहे हैं। जाने क्या जरूरत है? जाने से कुछ नहीं होता, समझने से होता है। अमित शाह जी, आप समझ लीजिए, जब तक कश्मीर के अंदर एक जाति का बहुमत है और वो सशस्त्र है, तब तक और लोग जिंदा नहीं रह सकते। आपको अगर कश्मीर के अंदर आतंकवाद को समाप्त करना है तो सशस्त्र लोगों का निवास बढ़ाना पड़ेगा, राष्ट्रभक्त लोगों को बसाना पड़ेगा। ऐसा होना चाहिए आतंकवादी को कि पुलिस की जरूरत नहीं है, मिलिट्री की जरूरत नहीं है, बीएसएफ की जरूरत नहीं है, ये लोग ही हमें निपटा देंगे। जब ये भय होगा तो आतंकवाद रुकेगा। आज वो निश्चिंत है, वो 4 आदमियों को मार दो, जानते कब पुलिस आएगी, कब आर्मी आएगी, कब हमको ढूंढेंगे, हम तब तक छिप जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे, आजाद कश्मीर में भाग जाएंगे। तो आतंकवाद कैसे रुकेगा? आतंकवाद को रोकने का एकमात्र तरीका है आतंकियों को तुरंत वही का वही वहां की जनता द्वारा जवाब मिलना चाहिए। इसके लिए आपको रिटायर्ड आर्मी मैन, सशस्त्र बल, ब्राह्मणों को, जो वहां के लोग हैं उनको, जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको एक बहुत बड़े सैन्य के रूप में बताना चाहिए। अगर आप एक श्रीनगर की तुलना में एक बड़ा शहर पैदा बंद हो गया, आप एक श्रीनगर की तुलना में एक जबरदस्त शहर वहां क्रिएट कर दो जिसकी आबादी श्रीनगर के समकक्ष हो, सशस्त्र बल उसमें हिंदू सारे नागरिक वहां के सशस्त्र हो, आक्रमण बंद हो जाएगा। आक्रमण कहां होता है? जहां एक साइड कमजोर होती है। आतंक कहां होता है? जहां शिकार लोगों को रक्षा करने का खुद का अधिकार नहीं होता है। जब तक वहां के लोग सशस्त्र होकर के स्वयं, अब अमित शाह जी को भेज दो, ताकि शाह को भेज दो, कुछ होना जाना नहीं है। ऐसी कोई स्थिति नजर में नहीं हो। रोज अखबारों में पढ़ते हैं, रोज खबर आती है, ऐसे तुम्हारे टेलीफोन पर सैकड़ों कॉल कश्मीर के लोगों से रोज होते हैं। क्या नई बात आपने जाके देख ली कि साहब गृह मंत्री आए, देख के गए, और दूसरे दिन 4 आतंकवादी ने हिंदुओं को मार दिया, वहां की जातियों को देख करके मार दिया। क्या मतलब है जाने का? जाओ तो कुछ कर क्या हो, दिखा क्या हो, जम क्या हो, जाके बोलो। जब 10 लाख लोगों को यहां बसाएंगे जो सारे सशस्त्र होंगे, जो सारे देशभक्त होंगे, जिनकी देशभक्ति पर कोई लानत नहीं होगी, जिनकी देशभक्ति पर कोई शक नहीं होगा, हम ऐसे 10 लाख लोगों को बसा करके एक बड़ा शहर बनाएंगे। ये बहुत छोटा काम है। जब चाइना के अंदर शंघाई के मुकाबले में सेंट जॉन जैसा शहर 1 करोड़ की आबादी वाला बन सकता है, तो कश्मीर में क्यों नहीं बन सकता? बनाइए ना आप। मुझे क्या मुश्किल है इसको बनाने के अंदर? आप पॉइंट समझ लो ना मेरा। आप इस बात को बनाओ
कश्मीर के अंदर सशस्त्र लोगों की ऐसी जनसंख्या कर दो कि आतंकवादी आए तो सोच के जाए कि पुलिस और बल की जरूरत नहीं है, वही के लोग हमें निपटा देंगे। ये भय होगा तब आतंकवाद मिटेगा। आतंकवाद एक भय है और भय का जवाब भय से दिया जाता है। आतंकवाद एक आक्रमण है, आक्रमण का जवाब प्रत्याक्रमण से दिया जाता है। जब ये मालूम पड़ गया उसको, सिकंदर को, राजापुरु की लड़ाई के बाद कि भारत में आगे जाना इतना आसान नहीं है, चंद्रगुप्त बैठा है, तो सिकंदर भाग गया। एक उदाहरण आपके सामने इतिहास का उदाहरण है। अमित शाह की हिम्मत में डाउट नहीं, अमित शाह के साहस में डाउट नहीं, अमित शाह की योग्यता में डाउट नहीं, फैसले में डाउट है। यह काम बड़ा नहीं है। आप ये काम योजना बनाओ। हमारे पास 500 बड़े बड़े घराने हैं, सबको कह दिया जाए कि 1000 आदमियों को नौकरियां दो, गेस्ट हाउसेज बनाओ, इंडस्ट्री खोलो, बाहर रहो, 5 लाख की पॉपुलेशन हो जाएगी। एक आदमी के घर में 3 मेंबर होते हैं, 10 लाख की हो जाएगी। जब श्रीनगर वाला मूंछ पर प्रताप देगा तो हमारा सीमान नगर वाला भी मूंछ पर प्रताप देगा, तब आतंकवाद रुकेगा। आतंकवाद आपके चंद गिने चुने सिपाहियों से या पुलिस वालों से नहीं रुकेगा। पत्थर कैसे मारे, जो पत्थर मारे उसके ऊपर सिला मारो, तब आतंकवाद रुकेगा। ये मेरा देश कमजोर नहीं है, हमारे देश के नेता कमजोर है, उनकी नीतियां कमजोर है। तगड़ा गवर्नर हो, ठीक कर दे, पहले दिन से चालू कर दो। नो, वी हैव टेकन ए डिसीजन कि हम यहाँ पर 10 लाख पॉपुलेशन का एक बड़ा शहर बनाएंगे। जब बड़े शहर के सामने बड़ा शहर होगा तो गांव की बात तो अपने आप समस्या हल हो जाएगी। ये बेचारे गांव वाले नहीं करते हैं। सारे कश्मीर के अंदर आतंकवादी गांव और जंगल का तो रास्ता ढूंढते हैं, पर गाइड तो शहर वालों से होते हैं। आज भी बता दो कौन सा आतंकवादी है जिसके दिल में पाकिस्तान की धड़कन नहीं है? इन देशद्रोहियों के प्रति क्यों एक कानून, नो हियरिंग, पकड़ा गया आतंकवादी, शूट एट साइट। क्या होता है कानून? अगर मान लो 1000 देशद्रोहियों को मारने के अंदर कभी गलती से 4-5 गलत आदमी मर जाए, मगर 1000 देशद्रोही मरने चाहिए। मैं कहता हूं अमित शाह जी, जरा ध्यान दो, योजना बनाओ, कश्मीर को सर्वसम्मत बनाओ, सशक्त देश बनाओ, सशक्त प्रांत बनाओ, ताकतवर लोगों को बचाओ, उनकी सुविधाएं दो, उनका लालन पालन करो, उनको आर्थिक मदद दो, तब लोग वहां जाके बसेंगे। और जब वो जाके बस जाएंगे कश्मीर की समस्या हल हो जाएगी। बिना इक्वल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल, आर्म पीपल अगेंस्ट आर्म पीपल, इसका कोई समाधान नहीं होगा, चाहे आप 10 अमित शाह को भेज दो। जी, तो ये तो आपने बहुत ही जबरदस्त बात कही है। और मैं हालांकि अब हमारा बातचीत का दौर हो गया, लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताना जरूर चाहूंगा कि जो सिंघवी साहब कह रहे हैं, इस बात में गहराई से जानने समझने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में 30 साल पहले जो एक्सोडस हुआ है, उसके उलट ये जो 370 का आर्टिकल हटाने के बाद डोमिसाइल का जो वहां पर एक अनिवार्यता रखी है, वो अनिवार्यता में ही चक्कर पड़ रहा है। इसीलिए वहां पर दूसरे जो लोग हैं उनको बचाया नहीं जा पा रहा है। इसमें अब जैसे सिंघवी साहब ने बताया कि अमित शाह बहुत मजबूत नेता हैं, निश्चित रूप से हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको ऊपर से प्रेशर है। अमित शाह बहुत बोल्ड नेता हैं और उन्होंने संसद में भी अपनी बोल्डनेस दिखाई, लेकिन उसी दिन यह भी लग गया था कि उनको कहीं डपटी भी पड़ी है। अब वो क्या कारण है और क्या ये जैसे ही शीर्ष पे नेतृत्व पहुंचता है वैसे ही ये पृथ्वीराज चौहान की तरह सद्गुण विकृति का शिकार हो जाता है? नहीं, नोबेल प्राइज का भय हो जाता है देश के नेताओं को। अटल जी जैसा मजबूत हिंदू नेता, अटल जी जैसा राष्ट्रभक्त नेता, उसमें भी आगे जाकर के क्या किया? yes. अपनी छवि को राष्ट्रीय नेतृत्व से बढ़ाकर नोबेल प्राइज के नेतृत्व की बनाने की कोशिश की। अरे कुछ गालियां हैं तो सुनो, कुछ आलोचना है तो सुनो, बुराइयां है तो सुनो, लोग आक्रमण करते हो सहन करो, पर देश को बचाओ। और देश को बचाने के लिए आपको आतंकवादियों को झटका देना पड़ेगा। और आतंकवादियों को झटका देने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए। सशस्त्र बलों का उसमें उपयोग कम हो, कोई बात नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आपने नाम लिया अटल बिहारी वाजपेयी जी का। मैं हमारे दर्शकों को एक बात यह भी बता दूं कि अटल जी के समय, नरसिम्हा राव के समय अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन में भेजा गया था, यूनाइटेड नेशंस में, और यह मुकदमा था जम्मू कश्मीर का, जिसमें अटल जी के साथ में वहां महान आदमी थे साहब। अटल जी की महानता का तो कोई मुकाबला नहीं है। नहीं, मैं उनको भी लोगों ने बहुत बरगलाने की कोशिश की। मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। बरगलाने की कोशिश की। जब कारगिल की घटना हुई तो कई दिनों तक अटल जी बोलते रहे, कुछ बोलते थे, फिर थोड़ी देर बाद बदलते थे। ये बात नहीं है। मैं तो चाहता हूं इस देश को मजबूत आदमी मिलना चाहिए। ऑर्डर इज ऑर्डर। रहेंगे 10 लाख लोगों का,
नहीं, मैं सिंघवी साहब एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूं। वो पॉइंट ये है कि अटल जी के साथ में कश्मीरी हिंदुओं का एक दल भी यूएन लेके जाया गया था, और ये दिखाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ओआईसी के कंट्रीज के साथ में भारत के ऊपर प्रेशर किए हुए था कि कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर एट्रोसिटीज बढ़ रही हैं। इसका काउंटर करने के लिए हमारे यहां से हिंदुओं का एक दल वहां ले जाया गया था और उसको जेनोसाइड का और एक्सोडस का शिकार बताया गया था। लेकिन जैसे ही देश में लौटकर आए, वहां यूएन में तो ये जीत आए, लेकिन जैसे ही देश में लौटकर आए और वो जो कश्मीरी हिंदू थे, उन्होंने जब जेनोसाइड का सर्टिफिकेशन मांगा कि ठीक है विदेशों में कहीं जाना हो, नौकरी करनी हो, तो वो सर्टिफिकेट काम आता है शरण लेने के लिए, वो सर्टिफिकेट उनको नहीं दिया गया। आज भी भारत सरकार डिनाइल मोड में है। ये डिनाइल इस तरह का है जो समझने से बाहर है। यदि जेनोसाइड हुआ है, एक्सोडस हुआ है, तो वो हुआ है। आज भी वहां पर जो अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं जम्मू कश्मीर में, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको वहां की नागरिकता इन लोग नहीं दे रहे थे। तो ये इस तरह का मसला है। कभी 370 साफ करके मोदी सरकार ने लोगों में आत्मविश्वास जगाया। मगर कितना साल हो गए, कितने आदमी जाके बसे, नहीं, कितनों ने घर लिया, कुछ नहीं, कितनों ने मकान बनाया। ये राजनीति नौटंकी बन के रह गया। ये डिनाइल मोड लगेगा कहा हमारा 370 का अतिक्रमण हटने से हुआ क्या? नहीं, नारेबाजी है। करो, आपके पास इतने पेंशनशुदा आदमी है, आर्मी के रिटायर्ड करोड़ों में संख्या होगी, पुलिस के रिटायर्ड सशक्त आदमी जिनकी तनख्वाह मिलती है, पेंशन मिलती है, उनको घर ही तो देने हैं, वो तो मिली नहीं, बढ़ा देना थोड़ा और। कश्मीर में एस्टेब्लिश करो। जब तक कश्मीर के अंदर आप भारतवंशियों को एस्टेब्लिश नहीं करोगे, पाक परस्त लोगों के कब्जे में जब तक कश्मीर और श्रीनगर रहेगा, तब तक इस देश के अंदर आतंकवाद का समय नहीं होगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। संघ ने यह बात क्यों नहीं उठाई? आरएसएस ने यह बात क्यों नहीं उठाई? बड़ी भारी आरएसएस देशभक्त संस्था है, हिंदुत्व का प्रमाण पत्र देती है। हालांकि मैं तो मानता हूं कि मुझे कट्टर हिंदूवादी बनने में संघ के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, पर देती है। वो कहते हो तो देशभक्त, नहीं कहते तो नहीं। बताया ना संघ का जवाब। मोहन भागवत जी, आप बताइए कश्मीर का क्या हाल है, आप बताइए। भैया जी जोशी, आप बताइए। हौस वाले, आप बताइए। अरे आरएसएस को तो सॉल्यूशन देना चाहिए। कहीं तालियां बजाने के लिए आरएसएस है क्या, या मंदिरों की पूजा करने जिनका काम है क्या? इसलिए मैं मानता हूं इस सरकार की फेलियर आरएसएस की इक्वल फेलियर है। आरएसएस को कड़ा कदम उठाना चाहिए, कहना चाहिए हम 10 शहर बसाएंगे कश्मीर में, हम देंगे वॉलंटियर। बोलता है कोई? सब अपने खुदगर्ज से चलते हैं। देशभक्ति नाम की है, किंचित मात्र है, और जो है वो आपके सामने है। मैं कड़वा जरूर बोलता हूं, मैं साफ दिल से बोलता हूं। आलोचना मुझे हमेशा निमंत्रित है। ठीक, ये जो आप कह रहे हैं ना, इसी सुर में सुर इंडियन डायस्पोरा जो है, जो विदेशों में रहता है और जो भारत के भक्त हैं, जो भारत के लिए जो एसेट्स हैं, जो दूसरे देशों के लोग हैं, वैसे तो पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन एसेट के रूप में वहां रहते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि आरएसएस को सांप क्यों सूंघ जाता है। बातें तो उस तरह की आती हैं। हाँ, ये बात इंडियन डायस्पोरा भी कहता है। आजकल आरएसएस सत्ता में ज्यादा उलझ गई है। कभी आप राजस्थान की आरएसएस के बारे में इंटरव्यू लेना, बिल्कुल करेंगे। 25 साल पहले से आरएसएस का प्रचारक सत्ता में आने लग गया, तो मुसलमानों का विरोध चालू कर दिया। ये जब तक आरएसएस का सत्ता का मोह आरएसएस की शक्ति को घटा रहा है। आरएसएस से बड़ी देशभक्त महान हिंदूवादी संस्था, सनातनवादी संस्था इस देश में नहीं, विश्व में कहीं नहीं है। मैं आरएसएस का अभिनंदन करता हूं, मगर आरएसएस से अगर गलतियां होती है तो सुधारने में कोई कोताही नहीं करता हूं। मैं थोड़ी आरएसएस और मजबूत हो और शाखाएं खुले, ज्यादा लोग जाए। आरएसएस राष्ट्रभक्त संस्था है, मगर उस आरएसएस की जिम्मेदारी है कि वो इस सरकार को बाउंड करके कश्मीर का सोल्यूशन उसको दे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अब मैंने मेरी तरफ से सब कुछ जान लिया, हमारे दर्शकों के जितने भी हो सकती थी बातें। ऐसी कोई बात जो मैं ना पूछ पाया हूं वो आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। 4 लाइन की बात कहना बाकी है। बार बार मोदी जी कहते हैं मैं कांग्रेस मुक्त भारत कर दूंगा, तो मैं 2 लाइन कह रहा हूं। कांग्रेस की सोने की लंका नहीं जलने देंगे राहुल और प्रियंका, इसलिए इस प्रकार की छोटी घोषणाएं बंद करो। आप किसी को मुक्त नहीं कर सकते। आप हिंदुत्व से, सनातन से, अपने सिद्धांतों से देश की जनता को विमुक्त करो, इसी में आपकी सफलता है। गुड। तो ये था हमारा सियासी चाल भूचाल का कार्यक्रम। आपने जाना समझा, विभिन्न मुद्दों पर हमने हमारे जो सूत्रधार हैं चंद्रराज सिंघवी, उनसे बातचीत की। तो अब चंद्रराज जी का बहुत बहुत आभार। सिंघवी साहब, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सच्चाई बोलने का अवसर देते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो भी प्रयास बन पड़ता है हमारे देशवासियों के लिए वो करेंगे। निश्चित रूप से इसमें हमारा जितना भी योगदान हो पाएगा हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत आभार सिंघवी साहब। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल, और इस कार्यक्रम में मेरे साथ हमेशा की तरह जुड़े रहे आपसे राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री और राजनीति के चाणक्य चंद्राजीत सिंघवी। मिलते हैं वापस सियासी चाल भूचाल में इसी तरह से हमारे सूत्रधार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कार्यक्रम को ज्वाइन किया, इसके लिए आपका आभार। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।